तो मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले धार्मिक पिछड़ेपन की उस सोच का विश्लेषण करना है जो भारतीय मुसलमानों को बहुत पीछे लेकर जा रही है। ये बात सुनने में बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन हम वो बता रहे हैं जो सामने दिख रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसे समझाने के लिए आपको अगले कुछ मिनट तक इस कार्यक्रम को देखना होगा। सबसे पहले आप 3 अलग अलग खबरें देखिए जो इस वक्त आपके सामने रखूंगी। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई। जामताड़ा में मुस्लिम बहुल इलाके के स्कूलों में जुमा यानी शुक्रवार को छुट्टी की गई। ईरान में हिजाब नहीं पहनने को लेकर अभियान चल रहा है। ये 3 अलग अलग खबरें हैं। 3 में अगर कुछ कॉमन है तो वो मुसलमान है। भारत में मॉल में खुलेआम नमाज हो रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी घोषित हो जा रही है। दूसरी तरफ जो देश पूरी तरह से इस्लामिक है, वहां यानी ईरान में हिजाब के खिलाफ अभियान चल रहा है। आज हम एक एक करके इन तीनों ही घटनाओं पर बात करेंगे। लखनऊ के लुलु मॉल की तस्वीर आपके सामने रखती हूं। ये लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है जिसका उद्घाटन 10 जुलाई को हुआ था। मंगलवार यानी 12 जुलाई को एक वीडियो सामने आया जिसमें लुलु मॉल में कुछ लोग नमाज अदा करते हुए नजर आए। वीडियो वायरल हुआ, हंगामा हुआ। फौरन सियासत के साथ सांप्रदायिक रंग इसने अख्तियार कर लिया। यह हंगामा चल ही रहा था कि कल लुलु मॉल का एक और वीडियो सामने आया जिसमें 2 लोग फिर से नमाज पढ़ रहे थे। इस पर हिंदू संगठनों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई और आज मॉल में सुंदरकांड करने का ऐलान कर दिया, लेकिन पुलिस की अपील के बाद हिंदू महासभा ने सुंदरकांड के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और जांच इस वक्त चल रही है। अब मॉल प्रशासन ने मॉल के अंदर एक पोस्टर जारी कर दिया है। यहां किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना पर पाबंदी लगा दी है। अब मॉल में नमाज नहीं होगी। मुसलमानों को नमाज पढ़ने का पूरा हक है। कोई नहीं कह रहा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उन्हें अपने धर्म का, इस्लाम का पालन करने का पूरा हक है लोकतंत्र में। लेकिन क्या सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ना जायज़ है? क्या किसी मॉल में नमाज पढ़ना उचित है? क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर कई देशों में पाबंदी है और इसमें बहुत से इस्लामिक मुल्क भी शामिल हैं। यूएई में सड़क के किनारे नमाज पढ़ने पर 1000 दिरहम यानी करीब 18,000 रुपए का जुर्माना है। कुवैत में सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। कतर में पब्लिक प्लेस पर नमाज नहीं पढ़ सकते। फ्रांस ने 2011 में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। चीन के शिंजियांग प्रांत में सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। भारत में कई राज्यों में सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। यूपी में नहीं पढ़ी जा सकती, ये उन राज्यों में से एक है। नमाज मस्जिद के अंदर अदा करनी चाहिए। और जब नमाज किसी मॉल में होने लगेगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। क्योंकि आप सोचिए, अगर उस जगह यज्ञ, हवन, कीर्तन या फिर संडे मास होने लगता या कीर्तन सिखों का होने लगता तो आप क्या करते? इस पिछड़ेपन की सोच वाली अब दूसरी खबर का विश्लेषण आपके सामने करूंगी। अगर किसी इलाके में मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या सरकारी नियम कायदे उन्हीं के मुताबिक चलेंगे या फिर देश के कानून और संविधान के हिसाब से चलेंगे? ये सवाल चुभने वाला है, लेकिन सच है, तथ्य है इसमें। क्योंकि झारखंड से जैसी खबरें हमारे पास आई वो इसी तरफ इशारा कर रही है। पूरे देश के स्कूलों में बच्चों का वीकली ऑफ कब होता है? साप्ताहिक अवकाश। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे या करते होंगे, कब होता है? रविवार, संडे को। लेकिन झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में शुक्रवार को यानी जुमे को स्कूल की छुट्टी हो रही है, वो भी बगैर किसी सरकारी आदेश के। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन जुमे की नमाज की वजह से शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी हो रही है, रविवार को पढ़ाई हो रही है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल पर लिखा है उर्दू प्राथमिक विद्यालय भिटरा, जिला है जामताड़ा और राज्य है झारखंड। ये स्कूल मदरसा नहीं है और ना ही उर्दू माध्यम का स्कूल है, बल्कि सामान्य प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है। स्कूल के आगे बस उर्दू जोड़ दिया गया है, जबकि पढ़ाई यहाँ हिंदी में ही होती है। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? तो जवाब है क्योंकि इस इलाके में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से स्कूलों पर दबाव बनाकर यहाँ उर्दू लिख दिया गया।
और शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई, जबकि बच्चों की सरकारी छुट्टी रविवार को होती है। मिड डे मील के मेन्यू को देखिए आप। शुक्रवार को बंद लिखा है जुमे की वजह से, और रविवार को बच्चों को चावल, छोला और चने की सब्जी खिलाई जा रही है। और रविवार को पढ़ाई होती है। साहिब छुट्टी कब होता है? शुक्र के बाद। शुक्र। हाँ, पहले से। पहले से। झारखंड के जामताड़ा में ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 33 सरकारी स्कूल हैं जहां पर रविवार की बजाय जुमे को छुट्टी रहती है। मामले पर सियासी हंगामा मच गया है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता भिड़े हुए हैं। विभाग का जो नियम है उसके हिसाब से विद्यालय चलना चाहिए, और ये जो लोग मनमानी कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन लोग सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून को मानने वाले लोग हैं। इन लोगों को विकास, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर टोटली अल्पसंख्यक बच्चा हो, मान लीजिए, ठीक है, तो ये नियम तो पहले से चला आ रहा है। उर्दू स्कूलों में आज भी रविवार को छुट्टी होता है, ये तो पहले से चला आ रहा है। तो इसमें मनमानी किस बात का है भाई? अब रविवार को छुट्टी, शुक्रवार को छुट्टी इसलिए मिलता है कि फ्राइडे होता है, फ्राइडे में नमाज पढ़ता है ताकि बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि 33 सरकारी स्कूलों में दबंग मुस्लिम अपनी मर्जी से शुक्रवार को छुट्टी करवा देते हो और प्रशासन को जानकारी तक ना हो? अब जब मीडिया में मामला आया तो शुक्रवार की छुट्टी कैंसिल करके रविवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यही हाल जामताड़ा के पड़ोसी जिले दुमका का भी है। यहाँ भी 2.5 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे पाए गए जहाँ शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही थी। आज शुक्रवार है, इसीलिए एबीपी न्यूज ने पड़ताल की और आदेश के बावजूद दुमका के कई स्कूल आज बंद थे। छुट्टी शुक्रवार को होता है, रविवार को पढ़ाई होती है, रविवार को होती है। कब बंद होता है, कब खुलता है? यहाँ तो हम लोग को शुक्रवार बंद रहता है, रविवार को खुला रहता है। शुक्रवार को। ऐसे जब हम लोग का आबादी यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है, इसीलिए शुक्रवार को हम लोग बंद करते हैं और रविवार को खुला रखते हैं। जुम्मा को नमाज पढ़ी। हाँ, नमाज। हालांकि दुमका शहर का एक ऐसा स्कूल भी है जहां वर्षों से चली आ रही परंपरा टूटी, क्योंकि यहां शुक्रवार की छुट्टी आज खत्म हो गई, स्कूल खुल गया। हालांकि बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन अब यहाँ शुक्रवार की जगह रविवार को स्कूल की छुट्टी रहेगी। कि जब से ज्वाइनिंग है बस यही हम लोग देखते आ रहे हैं, शुक्रवार को बंद होती थी, रविवार को खुलती थी। लेकिन आज जो है हम लोग की जो है ये प्रभार महोदया जो है वो हम लोग को आदेश दी, हम लोग को बोली है कि शुक्रवार को स्कूल खोलना है। सवाल है कि अगर अल्पसंख्यक जहां बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या नियम कायदे बदल जाएंगे, उनके हिसाब से हो जाएंगे या फिर सरकार के हिसाब से चलेंगे? वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम देशों में भी अब वीकली ऑफ शुक्रवार की बजाय संडे को हो गया है। जैसे यूएई, जहां पहले फ्राइडे, शुक्रवार, जुमा और शनिवार को छुट्टी हुआ करती थी, अब इसी साल जनवरी से शनिवार और रविवार को छुट्टी कर दी गई है। इस तरह से लेबनान में 2017 में ही शनिवार और रविवार को दफ्तरों में छुट्टी कर दी गई। ट्यूनीशिया में पूरी तरह से वो इस्लामिक मुल्क है, लेकिन 2016 से ही शनिवार और रविवार छुट्टी होती है। मोरक्को, शनिवार और रविवार का वीकली ऑफ वहां पर है। पूरी तरह से जो इस्लामिक देश है वो शुक्रवार की बजाय शनिवार या रविवार को वीकली ऑफ करते हैं, और भारत में शुक्रवार को छुट्टी की मांग हो रही है। और झारखंड के कुछ स्कूलों में तो छुट्टी हो भी रही है, कर दी गई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, यानी अरब, वहां का मुसलमान आगे बढ़ रहा है, आधुनिक हो रहा है, रूढ़िवादी सोच को छोड़ रहा है, और भारत के मुसलमान कट्टर और रूढ़िवादी हो रहे हैं। ईरान की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र है जहां हिजाब पहनना, बुर्का पहनना अनिवार्य है। यह अलग बात है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान बहुत मॉडर्न हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से रूढ़िवादी है। वहां की महिलाएं इस वक्त कट्टरता के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन कर रही है कि यहां के कट्टरपंथियों की रूह कांप जाए।
भारत में भले ही हिजाब को मुसलमानों की पहचान और गर्व से जोड़ दिया जाता हो, लेकिन ईरान में महिलाएं इसी हिजाब से नफरत करती है, उन्हें ये बेड़ियां लगते हैं और इसीलिए वो अब इस हिजाब पहनने के खिलाफ अभियान चला रही है। खुलेआम हिजाब को उतार कर न सिर्फ फेंक रही है बल्कि उसका वीडियो भी बना रही है, ये जानते हुए कि ऐसा करके उनके ऊपर गिरफ्तारी का खतरा है, क्योंकि ईरान में इसे लेकर बहुत कड़े कानून हैं। बावजूद इसके उन्होंने नो टू हिजाब कैंपेन चलाया है। ईरान में लड़कियों और महिलाओं ने हिजाब वाली बेड़ियां उतारकर फेंकनी शुरू कर दी। अभियान का नाम है नो टू हिजाब। ईरान उन देशों में से एक है जहां इस्लामिक हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य है, लेकिन यहां महिलाओं ने 12 जुलाई को एंटी हिजाब कैंपेन चलाया, क्योंकि हिजाब पहनना उन्हें बंधन लगता है। ऐसा करके महिलाओं ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सख्त हिजाब के नियमों को तोड़ा है। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ही ईरान में हिजाब नियम प्रचलित है। कानून के तहत 9 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर सिर ढकना अनिवार्य है। आजादी न रूसरी न सरी रहबर मनम रहबर तोई फरियाद कन आजादी न तो सरी न रूसरी रहबर मनम रहबर तोई फरियाद कन आजादी रो। अहम बात यह रही कि विरोध के लिए इन महिलाओं ने 12 जुलाई का दिन चुना, क्योंकि ईरान में 12 जुलाई को हिजाब पवित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जिन महिलाओं को हिजाब बंधन लगता है, उन्हें उसमें पवित्रता क्यों लगेगी? इसीलिए 12 जुलाई को नो टू हिजाब कैंपेन चलाया गया। हिजाब विरोधी सोशल मीडिया कैंपेन का नेतृत्व अमेरिका में रहने वाली एक एक्टिविस्ट मसीह अली नेजाद ने किया। अली नेजाद ईरानी महिलाओं के लिए पिछले 1 दशक में कई ऑनलाइन कैंपेन चला चुकी हैं। इसीलिए जो भी महिलाएं अपना हिजाब निकाल रही थीं, वो वीडियो बनाकर मसीह का जिक्र जरूर कर रही थी। सलाम मसीह जून, امروز 21 تیر همونجوری به قولمون وفا کردیم و روسری‌ها رو درآوردیم. امیدوارم همه به وعدهشون وفا کنن و امروز हालांकि इस दौरान ईरान की रिलीजियस पुलिस भी खूब सक्रिय थी। जैसे ही महिलाएं हिजाब उतार रही थी, पुलिस उन्हें जबरदस्ती हिजाब पहना रही थी और गिरफ्तार भी कर रही थी। जो मर्द अपनी बीवियों को हिजाब के बिना देख रहे थे, वो भी आपाक हो रहे थे और हाथ तक उठा रहे थे। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद महिलाएं हिजाब उतार रही थी। सामान رو گرفتن، مژگان صدا شد. مژگان رو گرفتن، فرشته صدا شد. فرشته رو گرفتن، من بابا صدای فرشته‌ام. من رو هم دستگیر کنید. تمام کسایی که برای صلح، آزادی و برابری و کرامت انسانی فعالیت میکنن رو دستگیر کنید. نه به حجاب اجباری، نه به جمهوری اسلامی. तो ये इस्लामी मुल्क रूढ़िवादी सोच को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान अब इन तस्वीरों से अपने आप को समझाए कि कौन उनको कट्टरता की तरफ आगे घसीट रहा है या धकेल रहा है। मास्टर स्ट्रोक में अब बात करेंगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूस नुसरत मिर्जा और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जुड़े विवाद की। इस विवाद पर हामिद अंसारी पहले भी सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो नुसरत मिर्जा को नहीं जानते, लेकिन हामिद अंसारी से जुड़े विवाद ने आज एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आज सुबह बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हामिद अंसारी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में पाकिस्तानी जासूस नुसरत मिर्जा और हामिद अंसारी मंच साझा करते हुए दिखे।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि नुसरत मिर्जा के मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति सफेद झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के इन आरोपों पर हामिद अंसारी ने दोबारा बयान जारी किया, आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा को नहीं जानते और ना ही उन्हें किसी सम्मेलन में उन्होंने न्योता दिया। इनमें नुसरत मिर्जा के द्वारा जिक्र किए गए 2010 का सम्मेलन या 2009 का आतंकवाद पर सम्मेलन या किसी भी अन्य सम्मेलन में आमंत्रित उन्होंने नहीं किया था, यानी हामिद साहब ने नहीं किया था। पहली बार इस विवाद ने तूल पकड़ा था 11 जुलाई को। 11 जुलाई को एक खबर आई, पाकिस्तानी जासूस नुसरत मिर्जा ने यह दावा किया कि वो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न्योते पर भारत आया। उसने भारत की जासूसी कर आईएसआई को जानकारियां दी। ये वही पाकिस्तानी जासूस है जिसने पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ बातचीत में इस बात को कबूल किया था। 13 जुलाई को हामिद अंसारी ने सफाई पेश करते हुए ये कहा कि मैंने 11 दिसंबर 2010 को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और मानवाधिकार सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सामान्य तौर पर आयोजक यानी ऑर्गेनाइजर्स ही मेहमानों की लिस्ट तैयार करते हैं। मैं कभी नुसरत मिर्जा से नहीं मिला। हामिद अंसारी ने 13 जुलाई की सफाई में कहा कि सम्मेलन में जो आयोजक है आईसीजे, उन्होंने ही पाकिस्तानी पत्रकार को बुलाया था। बस इस बयान के तोड़ में आज बीजेपी ने और आईसीजे संस्था ने एक तस्वीर के साथ हामिद अंसारी को चौतरफा घेर लिया। इस रिपोर्ट से समझिए कैसे और क्या हुआ। पत्रकार और जासूस से मिलने के आरोप लगे तो हामिद अंसारी ने तारीख सहित सम्मेलन के आयोजकों की डिटेल सहित सफाई पेश कर दी। लेकिन सफाईनामा आने के बाद बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। कहा कि अंसारी साहब ने गलत जानकारी देकर गुमराह किया है। एक तस्वीर पेश कर बीजेपी प्रवक्ता ने विवाद की तस्वीर थोड़ी और साफ करने की कोशिश की। तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। हामिद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की सलाह पर उनसे मशवरा कर ही इन फॉरेन डिग्निटरीज को बुलाया जाता है। ये वही तस्वीर है जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। इस तस्वीर में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पाकिस्तान का पत्रकार साथ बैठे दिख रहे हैं। पाकिस्तान का ये पत्रकार एक यूट्यूब चर्चा में खुद ये कबूल कर चुका है कि वो हामिद अंसारी से मिला था और भारत से लौटने के बाद आईएसआई को जानकारी दी थी। ये पत्रकार हामिद अंसारी का नाम ले रहा है। हामिद अंसारी के साथ उसकी तस्वीर भी दिख रही है, लेकिन हामिद अंसारी कह रहे हैं कि वो उसे नहीं जानते। इस मामले पर बीजेपी ने हामिद अंसारी को घेरा है। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद की जाती है और वीजा देने का कार्य तो सरकार ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करता है। तो ये कैसे हो गया? पाकिस्तान से जुड़े विवाद में हामिद अंसारी का पहला सफाईनामा आया तो उसमें उन्होंने लिखा था कि 11 दिसंबर 2010 को आईसीजे के कार्यक्रम में वो गए थे और आयोजकों ने ही नुसरत मिर्जा को बुलाया होगा। लेकिन आईसीजे के मुताबिक कहानी एकदम अलग है। 2010 में सम्मेलन के आयोजक आदेश अग्रवाल ने कहा कि उनके कार्यक्रम में पाकिस्तानी पत्रकार नहीं आए थे। आदेश ने कहा कि उनके ऊपर उपराष्ट्रपति कार्यकाल में दबाव था कि पाकिस्तानी पत्रकार को बुलाया जाए। आईसीजे के मुताबिक हामिद अंसारी उनके कार्यक्रम में नहीं, 2009 के एक सम्मेलन में पाकिस्तानी पत्रकार से मिले थे। आदेश ने ही हामिद अंसारी के साथ नुसरत की तस्वीर जारी की। आदेश अग्रवाल के मुताबिक पाकिस्तानी पत्रकार को ना बुलाए जाने से हामिद अंसारी नाराज थे। और एक दिन पहले 10 दिसंबर को उनके जो डायरेक्टर ऑफिस में ये मिस्टर
ये अशोक दीवान जी थे, उनका फ़ोन आता है कि आदिश अग्रवाल जी, आप वाइस प्रेसिडेंट साहब इस चीज़ से नाराज़ हैं कि आपने नुसरत मिर्ज़ा को नहीं बुलाया। अब वाइस प्रेसिडेंट साहब केवल 20 मिनट आपके प्रोग्राम में रहेंगे। हमने कहा 20 मिनट में ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसको ऐसा करते लिए कोई शादी का प्रोग्राम नहीं है कि कोई 5 मिनट रहा, कोई 2 मिनट रहा, कोई ये 1 घंटे का प्रोग्राम एक्सेप्ट करा हुआ है। 1 घंटे का हमने मिनट टू मिनट प्रोग्राम भेजा हुआ है और हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने 1 घंटा ही दिया है। ये कौन सी कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है? दूसरी कॉन्फ्रेंस है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म ऑर्गेनाइज्ड बाय जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम, जिसके जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, तो उस आरोप आए थे, ना कि हमारे में आए थे। बीजेपी इसी तस्वीर पर सवाल उठा रही है और आईसीजी का भी कहना है कि मंच साझा करने वालों की पूरी जानकारी संबंधित वीआईपी के दफ्तर भेजी जाती है और उसके बाद ही मंच पर बैठने की इजाजत मिलती है। मिस्टर नुसरत मिर्जा जो हमने लाल इसमें करके दिया है, ये स्टेज पर बैठे हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट साहब स्टेज पर बैठे हैं। तो एक प्रोटोकॉल है कि सिस्टम है, जब पीएम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इसमें एज ए मस्ट है ये कि प्रेसिडेंट जो भी चीफ गेस्ट है उसके पास कि कौन स्टेज पर होंगे वो ऑर्गेनाइजर बताता है, लिख कर भेजता है और वो अप्रूवल देते हैं। जब वो अप्रूवल दे देते हैं तभी वो स्टेज पर बैठ सकता है आदमी। पाकिस्तान के पत्रकार से मुलाकात को हामिद अंसारी 2 बार खंडन कर चुके हैं, लेकिन मंच की ये तस्वीर बीजेपी को हामिद अंसारी सहित कांग्रेस को घेरने का मौका दे रही है। हामिद अंसारी एक बार फिर से विवादों में हैं। पाकिस्तान से जुड़ा विवाद बीजेपी की राष्ट्रवाद वाली राजनीति के लिए खाद पानी है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी भी, भुनाएगी भी और हामिद अंसारी की राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाएगी भी। हामिद अंसारी के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जो है सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पूछा है कि पाकिस्तानी एजेंट को क्लियरेंस और वीजा कैसे मिला? क्या सोनिया राहुल गांधी के दबाव में पाकिस्तानी जासूस को वीजा दिया गया? केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने नुसरत के साथ मंच साझा कैसे किया? हामिद अंसारी ने नुसरत के साथ मंच साझा क्यों किया? नुसरत को 3 शहरों में जाने की इजाजत थी, तो फिर वो 7 शहर कैसे पहुंच गए? ये अनुमति किसने दी? पाकिस्तान से आने वाले लोगों से भारत आने का कारण पूछा जाता है। जिन शहरों में उनका काम होता है उन्हीं शहरों में जाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड वीजा दिया जाता है। यही मुद्दा बीजेपी ने उठाया है। 2014 के बाद से हामिद अंसारी का संसदीय करियर विवादों से जुड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार के साथ उनका टकराव कई बार उभर कर आया है। उनके राजनीतिक स्टैंड लेने पर भी विवाद खड़े हुए हैं। 2017 में वंदे मातरम पर बोलने पर हामिद अंसारी ने कहा कि वो भारतीय हैं, यही काफी है। 2017 में राज्यसभा की विदाई भाषण में हामिद अंसारी ने कहा था कि मुसलमानों में असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है। 2017 में ही वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शामिल हुए। 2018 में जब एएमयू में जिन्ना का पोस्टर लगाने पर विवाद भड़का तो छात्र संघ के समर्थन में उतर आए। 2018 में उन्होंने शरिया अदालतों के समर्थन में बयान दिया था और ये विवाद लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते गए, जो अभी भी विवाद ही की शक्ल ले रहे हैं। अब जरा मास्टर स्ट्रोक में समीक्षा सैलाब की, जिससे आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। नदियों की उफनती लहरों ने पश्चिमी और मध्य भारत को बेहाल कर दिया है। देश के बड़े बड़े शहरों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आसमान से पानी तो बरस ही रहा है, लेकिन शहरी इलाकों में आफत की जो बरसात हो रही है, घुटनों तक सड़क पर पानी आ गया है, घरों में पानी का कब्जा हो चुका है। बड़े बड़े शहरों की इस बदहाली के लिए बार बार सिस्टम को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये सच भी है, लेकिन क्या शहरों में सैलाब जैसे हालात के लिए सिर्फ सिस्टम को दोषी बताकर बाकी लोगों की जिम्मेदारी आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो सकता है, या हम उससे दूर हो सकते हैं? इसके लिए जनता जिम्मेदार है। आज यही सवाल उठाती ये रिपोर्ट। चौराहे पर बाढ़, सड़क बनी तालाब, कॉलोनी पानी पानी, बेडरूम में सैलाब। सिर्फ कुछ घंटे की बारिश हुई नहीं कि शहर कोई भी हो, हाल लगभग ऐसा ही हो जाता है।
साल दर साल मॉनसून के दौरान यही तस्वीरें देखने को मिलती है। कहीं रात भर अगर बारिश हो जाए तो सड़कें तालाब बन जाती हैं, रेलवे ट्रैक लहरों में तबाह हो जाते हैं। जीवन चक्र चलाने के लिए जरूरी ये बारिश इतनी खतरनाक हो जाती है कि सैकड़ों जिंदगी इसमें समा जाती है। ये मध्य प्रदेश के पांढुर्ना की तस्वीरें हैं, जहां पुलिया पार करते वक्त एक शख्स लहरों में ही बह गया। बारिश और बाढ़ में फंसी जिंदगी को बचाने की एक और तस्वीर नवसारी से आई। यहाँ लहरों में फंसी एक मासूम जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कावेरी नदी के उफान में फंसे एक गांव में चलाया गया। इस मासूम के साथ 25 लोगों को लहरों की चपेट से बचा लिया गया। आंध्र प्रदेश के एलुरु में भी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी, तभी जाकर लोगों की जान बच पाई। ये तस्वीरें ऐसे इलाकों की है जहां रिहायशी बस्ती है। इसके बावजूद कुछ ही घंटे की बारिश ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। मॉनसून आते ही कुछ घंटों की बारिश के बाद रिहायशी इलाकों से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें आने लगती हैं। ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की हैं। यहाँ एक रात की बारिश के बाद ऐसा हाल हुआ कि सड़क तालाब बन चुकी है। बड़े बड़े चौराहे पानी से लबालब भर गए हैं। हालात ये है कि सड़क पर ही नाव चल रही है और ये हाल सिर्फ शहर की सड़कों का नहीं है, रिहायशी इलाकों में भी यही आलम है। गलियों में इतना पानी भर चुका है कि लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरी अच्छी खासी गृहस्थी इस पानी ने यहाँ पर बर्बाद कर दी है। तो ऐसे पानी इस घर में आधा पानी भरा हुआ था, अब जाके पानी कम हो रहा है। आप देख सकते हैं आधा घर पानी में डूबा हुआ था, मगर अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। और ऐसे इस मोहल्ले का यही घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं जो पानी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बारिश से बदहाली की ये तस्वीर मुक्तसर की है। यहाँ पानी सड़क और गलियों पर कब्जा करने के बाद घरों में भी दाखिल हो चुका है। घर में इतना पानी भर चुका है कि बर्तन और दूसरे घरेलू सामान तैर रहे हैं। बेडरूम हो या किचन हो, हर जगह पानी का कब्जा हो गया है। कुछ ही घंटों की बारिश से बेहाल दो और शहरों का हाल आपको दिखाते हैं। एक गुजरात की स्मार्ट सिटी अहमदाबाद है और दूसरा राजस्थान का सीकर शहर। यहाँ घुटनों तक पानी है, कमर तक पानी है और इसी पानी में लोग जान जोखिम में डालकर चलने के लिए मजबूर हैं। जो सड़कें साल भर चमकती रही हैं, बारिश आते ही तालाब में तब्दील हो गई हैं। शहर कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, बारिश तेज हुई नहीं कि हालात यही हो जाते हैं। कुछ घंटे की बारिश में क्यों डूब जाते हैं शहर? क्या नगर निगम की लापरवाही जिम्मेदार है? क्या बारिश का बदलता पैटर्न गुनाहगार है? क्या शहरीकरण से बिगड़े हैं हालात? ये सवाल हमने लोगों से पूछा तो ज्यादातर लोग प्रशासन और सरकार को ही इसका गुनहगार मान रहे हैं। यहाँ पे 5 साल से हम बारिश का माहौल जो बनता है तो उसके अंदर इतना पानी भर जाता है कि हर एक घर के अंदर पानी अंदर जाता है और वहाँ से ड्रेनेज का पानी जो है बैक मारता है, तो घर के खाने पीने की चीज़ को भी समस्या होती है। अभी ये दृश्य राजकोट के जो जामनगर रोड की अलग अलग जो विस्तार है वहाँ के हम दृश्यों बता रहे हैं। अभी जो भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। ये सच है कि अगर शहर तालाब बन रहा है तो इसकी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की ही है, लेकिन एक सवाल और भी है जो इन तस्वीरों से उठता है। ये तस्वीरें हैं हमारे आस पड़ोस के नालों की।
यही नाले बारिश का पानी शहर से बाहर निकालते हैं, लेकिन लोग इन नालों को प्लास्टिक के कचरों से पाट रहे हैं। इसका असर क्या होगा? यही कि इन नालों से पानी निकल नहीं पाएगा, और अगर ये नाले साफ हो, इनमें फंसा कचरा निकाल दिया जाए तो क्या होता है, इसका असर आप इन तस्वीरों से समझ जाइए। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे एक सफाई कर्मचारी जब कचरे को हटाता है तो सड़क पर घुटनों तक भरा पानी मिनटों में साफ हो जाता है। वैसे ज्यादातर शहरों में नगर निगम का कचरा सफाई अभियान साल भर चलता है। देश के बड़े शहरों में पिछले 2 दशकों से जानलेवा बाढ़ हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट बनी, उसके बाद शहर में सैलाब की वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साल 2005 की मुंबई बाढ़ को आज तक कोई नहीं भुला पाया, आप भी नहीं। 1000 लोगों की मौत हुई थी। जांच में पाया गया कि अगर पानी की निकासी का सही इंतजाम होता तो हालात नहीं बिगड़ते। 2015 आई है, चेन्नई में कुछ घंटे की बारिश के बाद कोहराम मच गया, 200 लोगों की मौत हो गई। यहाँ भी वजह यही थी, नाले नालियाँ चोक्ड थे, पानी नहीं निकल पाया। 2016 गुरुग्राम डूब गया, 9 घंटे के लिए शहर थम गया, पानी की निकासी वहाँ भी बड़ी समस्या। 2016 बेंगलुरु बाढ़ में यही देखने को मिला, प्लास्टिक कचरे के कारण बेंगलुरु की 5 झीलों का पानी ओवरफ्लो हुआ, शहर में कोहराम मच गया। यही प्लास्टिक अगर सही से आप डिस्पोज करें तो इससे बचा जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।